कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दुष्यंत कुमार साहब की लाइन से, और इसका आशय यह है कि कितना भी कठिन काम हो, कितना भी बड़ा काम हो, वह असंभव नहीं। हाँ, लेकिन अगर सपने बड़े हैं, इच्छाएं बड़ी हैं, तो मेहनत भी बड़ी होगी। बड़े सपने और छोटी मेहनत एक छत के नीचे नहीं रह सकते। तो आइए शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की। आज वन शॉट में हम लोग तेज रफ्तार में कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा खत्म करेंगे। कोई भी डिलीटेड पोर्शन, कोई भी अननेसेसरी एलिमेंट हमने इस लेक्चर में नहीं लिया है, ताकि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ ये लेक्चर डिलीवर हो सके। तो मुस्कुराइए, आप हैं फिजिक्स वाला में। चलिए करते हैं शुरुआत कम्युनिकेशन सिस्टम की। अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन, सो बेसिकली व्हाट इज कम्युनिकेशन? संवाद क्या होता है? अपनी एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। टू स्प्रेड द मैसेज, टू स्प्रेड द नॉलेज समहाउ। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स? इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? अगर मैं बात करूं कि मेरे सामने कोई अभी है और मुझे उस तक कोई बात पहुंचानी है, मैं कैसे बता सकता हूं? हो सकता है कि मैं कह के बता दूं, लेकिन मान लो कि वो सुन नहीं सकता या सुन नहीं सकती, तो मैं कुछ लिख के बता दूं, कुछ इशारों में बता दूं, कोई और थेरेपी ले आऊं जिससे मैं बता सकूं, मन से मन की बात बता दूं। ये सब बेसिकली कम्युनिकेशन मोड्स हैं। लेकिन हम यहां पे क्या समझने वाले हैं? हम यहां पे समझने वाले हैं वो क्या साइंटिफिक तरीके हैं, वो क्या टेक्नोलॉजीज हैं जिससे आज के समय में हम लोग एक जगह से दूसरे जगह तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के, तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, ऐसा कह लीजिए। सबसे पहले चाहिए एक ट्रांसमीटर। अब जैसे आपके और मेरे बीच में मैं ट्रांसमीटर हूं, है ना, मैं सोर्स हूं, मैं बेसिकली सोर्स हूं, और मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, हिंदी भाषा में मैं कह रहा हूं ना अभी, तो ये जो आसपास का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, ये जो पूरा यहां पे जो एनवेलप है गैसेस का, इजंट इट, ये जो पूरी एयर है, ये प्रेशर ट्रांसफर कर रही है। कहां तक ट्रांसफर कर रही है? ये ट्रांसफर कर रही है उस एलिमेंट तक जो कि इन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। फिर वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू कहीं और तक जाएंगे, और फिर वहां से आपके जो सिस्टम है उसमें रिसीव होगा, और फिर वो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करेगा, और फिर ये स्पीकर के जरिए आप सुन पाएंगे, हाँ या ना। फिर वो साउंड आप तक पहुंचेगा वापस प्रेशर के फॉर्म में, और फिर आपके ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करेगा। ये चल रहा है बेसिकली कहानी में। अब इसको बाइफरकेट करते हैं, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि भैया तीन चीजें चाहिए, ट्रांसमीटर चाहिए, और अगर आमने सामने बात चल रही है नॉर्मली तो मीडियम चाहिए या चैनल चाहिए। अगर मेरे सामने कोई बैठा है, एयर है, तो मैं नॉर्मली कह लूंगा, तो ये बेसिकली एक मीडियम बन गया। और या तो आपके और हमारे बीच में एक प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू ये सिग्नल्स, जिसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू ये एनर्जी आप तक पहुंच रही है। और तीसरी बात, आपके पास होना चाहिए रिसीवर, जो कि एक एंटीना, जो कि एक राउटर है। आपके घर में जो वाईफाई का डब्बा लगा होगा आपके मोबाइल में इनबिल्ट है, वो आपके घर के रेडियो सिग्नल्स में सब जगह पे वो रिसीवर लगा होता है। तो ये तीन चीजें मैंडेटरी हैं। इन तीन चीजों से मिलकर बनता है एसेंशियल। ये तीन है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो आइए बातों को बढ़ाते हैं आगे। ये एक ब्लॉक डायग्राम आपके सामने है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में भी देके रखा है, हर किताब में ये देके रखा होगा, और कहीं ना कहीं घूम फिर के इसी के बेसिस पे सवाल आएंगे। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यही बिल्डिंग ब्लॉक है पूरे यूनिट का। क्या कहा हमने बात की सोर्स से। अब आपके और मेरे बीच में बात की जाए तो मैं ही हूं सोर्स, जो कि चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाने की, समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसके बाद ये जो सिग्नल है अभी ये प्रेशर के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये एनर्जी आगे बढ़ रही है, साउंड वेव्स आगे बढ़ रही है। कहां तक बढ़ रही है? ये बढ़ रही है उस जगह तक जहां पे कि इनको कैप्चर किया जाएगा और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट की जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले पहुंचे ट्रांसमीटर तक। ट्रांसमीटर ने क्या किया? इनपुट सिग्नल को ले लिया। अब देखो, इनपुट सिग्नल जो मैं दे रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, है ना, ये जो साउंड अभी आ रही है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सम किलोहर्ट्ज, कुछ फ्यू किलोहर्ट्ज की इनकी फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर होती है, ठीक है, वो होती है मेगाहर्ट्ज में, काफी ज्यादा होती है। तो बेसिकली क्या होगा यहां पे फ्रीक्वेंसी में खेल होगा, मॉड्यूलेशन होगा, समझेंगे हम लोग बाद में। अभी आपको लोड नहीं लेना, अभी आपको सिर्फ फील लेना है। अभी समझो कि क्या हो रहा है, ठीक है, ताकि कल को आपसे कोई पूछे तो आपको बताना तो आना चाहिए ना कि क्या होता है, कैसे लिखेंगे। शब्द तो आप लोग जोड़ लोगे, टेक्निकलिटी समझो, फील लो अभी। अब देखो तो क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन सोर्स से निकला, कहां तक पहुंचा? ट्रांसमीटर तक पहुंचा। ट्रांसमीटर ने क्या किया? ट्रांसमीटर ने सिग्नल्स ट्रांसमिट किए चैनल तक। अब जिसकी मैं बात कर रहा था, इसी की तो मैं बात कर रहा था कि एक प्रॉपर चैनल होता है भाई साहब। जैसे कि आमने सामने बात करनी तो मीडियम चाहिए, वैसे ही मुझको मुंबई से लेकर आप जहां पे भी हैं, जयपुर, रांची, दिल्ली, कोलकाता,
आसाम, चेन्नई, जिस भी जगह पे आप हैं, है ना, हो सकता है कोई भारत के बाहर भी स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहा हो, तो वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। पहुंचेगी किसके थ्रू पहुंचेगी? हवा में तो पहुंच नहीं रही कि मैंने चिल्ला दिया हेलो आओ आज कम्युनिकेशन पढ़ते हैं और ये पहुंच गई दिल्ली तक आवाज, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। अरे एक मैकेनिज्म है इसके लिए, ठीक है। तो ये चैनल के थ्रू पहुंच रही है, उसके बाद ये चैनल बातों को आगे बढ़ाता है और यहां पे आप बैठे हुए, दिस इज यू, दिस इज यू, ओके। बेसिकली ये हैं आप, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हैं आप, ठीक है। ये तो आपका राउटर है ये आपका राउटर है। कौन है ये आपका राउटर है, बहुत बढ़िया। अब लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ अनवांटेड चीजें हो जाती हैं। अब जैसे आमने सामने बात कर रहे हैं तो भी कोई तीसरा इंसान बीच बीच में घुस रहा है, आपकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है, कह रहे क्या बातें चल रही है, अच्छा हाँ इसने ऐसा बोल दिया, तो वो नॉइज है, वो अनवांटेड डिस्टर्बेंस है। तो हमारे जो टेक्निकल सिग्नल्स है ना, इसमें भी हमको अनवांटेड इंटरप्शन मिलता है, जिसको नॉइज कहते हैं। कई कई सारे रीजंस हो सकते हैं उसके, हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। अब जैसे हम लोग बात करें इंटरनेट की, तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है, मालूम है ना हमको, कि एक्चुअल में एक देश से दूसरे देश तक ओशियन बेड्स में मोटे मोटे से ऑप्टिकल फाइबर्स बिछे हुए थे। अब उसमें डेफिनेटली कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, लेकिन आप मान के चलो कि मोटे मोटे केबल बिछे हुए थे, तो कई बार वो रप्चर हो जाते थे, कट जाते थे, फट जाते थे, कुछ गड़बड़ उसमें हो जाती थी। तो इसी तरह से हर गिवन सोर्स ऑफ ट्रांसफर में, हर गिवन मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर में, हर गिवन मोड ऑफ सिग्नल ट्रांसफर में, हर गिवन मोड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में कुछ अमाउंट ऑफ अनवांटेड इंटरप्शन होगा ही, जिसको हम कहते हैं नॉइज, ठीक है। तो ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक डायग्राम है आपके सामने। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स, भाई साहब सोर्स होना चाहिए, वो कहां पे देगा एनर्जी? अपनी ट्रांसमीटर को देगा। ट्रांसमीटर उसकी एनर्जी का फॉर्म चेंज करेगा। जैसे यहां पे प्रेशर फॉर्म में थी एनर्जी पूरी, साउंड जो है, हाँ या ना, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी ताकि उसको ट्रांसफर किया जा सके दूर दूर तक, दूर दूर की डिस्टेंसेस तक। फिर ये चला गया एक प्रॉपर चैनल में, तीसरा एलिमेंट इधर आ गया, फिर आपने पहुंचा दिया रिसीवर तक। मतलब लोकल जो स्टूडेंट बैठा हुआ है, जो पढ़ रहा है अपने कमरे में बैठ के, उसके घर का राउटर, वहां पे से उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी, फिर उसका जो डब्बा है, जो स्पीकर है, वो वापस उसकी फॉर्म चेंज करेगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को उसने वापस कन्वर्ट कर दिया किसमें? एक ऐसे सिग्नल में जो कि आपका स्पीकर पहचानता है, और फिर स्पीकर बोलने लगा, और स्पीकर जो बोल रहा है वो आप पहचानते हैं। तो इतनी मगजमारी चलती है एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में, ठीक है। तो ये बेसिकली चल रहा है पूरी कहानी में, हमको समझना है और इसी में हम डिटेलिंग अभी करेंगे। तो आइए बातों को बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहले कल को कोई आपसे पूछ ले कि भाई साहब कितने तरह के आप कम्युनिकेशन सिस्टम्स जानते हैं, तो आपको बताना आना चाहिए कि दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, कि डायरेक्टली हम किसी से बात कर लें कि आपने फोन लगाया, हाँ हेलो कैसे हो, सब बढ़िया, चलो ठीक है, रख दिया, है ना। ये पॉइंट टू पॉइंट, मतलब वन ऑन वन कम्युनिकेशन है। और दूसरा ब्रॉडकास्टिंग, कि आपने जो है लाइव जाके यूट्यूब पे हजारों लोगों को एक साथ कह दिया, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है किस तरह की बात कहनी है ना। जो बात वन ऑन वन कहनी है वन ऑन वन बोलोगे, जो बात ब्रॉडकास्टिंग करनी हो ब्रॉडकास्ट करोगे, सीधी सी बात है। तो अगर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मोड की बात करें, so this communication takes place over a link between a single transmitter and a single receiver। अब कोई खास बात है भैया, तो आप लोग क्या ऐसा तो बोलोगे नहीं ना कि छत पे चढ़ गए और वहां पे से अपनी पर्सनल बातें चिल्ला रहे हो, मत करना ऐसा, ठीक है, अच्छा नहीं लगता ऐसा सब। तो ये जो है ये टेलीफोनी है, ये नॉर्मल जो आपका टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होता है, चैट वैट करते हो, ये सब यही है। और दूसरा होता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब अब जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, कभी लाइव आ गए यूट्यूब पे, तो 10-20 हजार बच्चा एक साथ बैठ के पढ़ सकता है, आनंद ले सकता है उस लेक्चर का। तो ये भी एक तरह से ब्रॉडकास्टिंग ही है। तो ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली क्या है? ब्रॉडकास्ट मोड में देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स, कई सारे रिसीवर्स एक साथ उस एनर्जी को, उस इनपुट को, उस इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, ठीक है। चलिए, रेडियो एंड टेलीविजन आर मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉडकास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सीधी सी बात है, आपके आसपास का जो भी सिग्नल है, जो भी टावर है, मान लीजिए कि आपको कौन सा रेडियो स्टेशन पसंद है, फॉर एग्जांपल 93.5, किसी की ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मुंह से यही निकला है ना। तो 93.5 है, 93.6 है, जो भी चलता है आपके यहाँ पे, उसका जो भी टावर होगा ना आसपास में, उसका एक रीजन फिक्स है कि इस रीजन में इसके सिग्नल्स मिलेंगे। और वहां पे कोई भी इंसान अपने मोबाइल में चालू करेगा, अच्छा मैं ये दबा देता हूं, तो वो सिग्नल तो ऑलरेडी है, वो कैच कर लेगा। एक सोर्स, अनेक रिसीवर्स, ये कहलाता है ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अब हमने क्या बोला? हमने कर दिया एक क्लासिफिकेशन। अब देखो एक क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पे किया है हमने कम्युनिकेशन का। सबसे पहली बात, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप किस तरह की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं।
दूसरी बात, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल ट्रांसमिटेड। अब सिग्नल ट्रांसमिटेड क्या क्या हो सकते हैं? डिजिटल सिग्नल हो सकता है या एनालॉग सिग्नल हो सकता है। अगर मैं डिजिटल की बात करूं तो डिजिटल जो है ना, ये डिजिटल होता है डिस्क्रीट फॉर्म में, समथिंग लाइक दिस। एनालॉग की बात करें तो ये होता है कंटीन्यूअस पल्सेटिंग फॉर्म में। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन चैनल, ट्रांसमिशन चैनल के बेसिस पे आप क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। जैसे लाइन कम्युनिकेशन होता है, जैसे पहले के हमारे मोबाइल नहीं सॉरी डायल अप जो डब्बे होते थे ना फोन, वो लाइन कम्युनिकेशन से पूरे चलते थे, इजंट इट। ईथरनेट वायर्स का पूरा सिस्टम होता है। हॉस्टल्स में जब आप इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचेंगे ना, तो वहां पे लैन कनेक्टेड पूरा एक सिस्टम होता है जो पूरा इंटरकनेक्टेड होता है यूनिवर्सिटी का। तो ये सब किस तरह के मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हुए? ये लाइन कम्युनिकेशन हुआ। फिर टू वायर ट्रांसमिशन हो सकता है, जिसमें कि केबल्स को हम यूज करते हैं। हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं, ऑप्टिकल फाइबर वाला फंडा, उसमें भी केबल्स यूज की जाती हैं। रटना नहीं है पूरा, बस बेसिकली बता रहा हूं। थोड़ी बेसिक बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये सब आप सोचो कि अरे ये सब याद करना है कि हमको? बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करना, कोई नहीं पूछेगा। ये सब पता होना चाहिए फिर भी कि क्या चल रहा है, कैसे आगे बढ़ रही है बातें, तो फील आएगी। ठीक है, चलो। तो कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर एंड स्पेस कम्युनिकेशन, ये डिटेलिंग में हम लोग पढ़ेंगे अभी। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आज के डिस्कशन का। ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलेशन, अब मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? हमको सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उसमें फेरबदल करने पड़ते हैं, एकदम लेमैन लैंग्वेज में कहूं तो। अब वो फेरबदल हम किस में कर सकते हैं? सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में कर सकते हैं, उसके एम्पलीट्यूड में कर सकते हैं, और उसके फेज में कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन सकता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन सकता है, और फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन सकता है। तो ये ऑन द बेसिस एंड द टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन, जिसमें कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, ये तीन मॉड्यूलेशन हम लोगों को समझना है। फिर पल्स मॉड्यूलेशन होता है। अब इस सब में नहीं जाना है ना, ये हमारे काम का नहीं है, दिया है सिर्फ इसलिए हम लोग समझ रहे हैं। पल्स मॉड्यूलेशन नाम की भी कोई चीज होती है, हम लोग समझते हैं कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन, और यही हमारे सिलेबस में है, इसी में से सवाल आएंगे। ठीक, तो देखो हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पीच ट्रांसमिशन। अब स्पीच ट्रांसमिशन के लिए जिसमें आपको सिर्फ ऑडियो सुनाई देना, जिसमें आप देख नहीं सकते हैं, क्या होता है? वो रेडियो का डब्बा, आकाशवाणी है ना, विविध भारती, हम लोग उसमें सिर्फ सुन सकते हैं, कुछ दिखता नहीं, हमको विजुअल्स नहीं दिखते हैं। पिक्चर ट्रांसमिशन, टीवी। ठीक है, फैसिमिल ट्रांसमिशन, फैक्स। अब ये फैक्स कॉमनली हम लोग बोलते हैं, ये फैसिमाइल का तो हमको नाम भी नहीं पता होता है अधिकतर केसेस में ना, मुझे खुद को भी नहीं मालूम था। तो ये फैक्स कॉमनली चलता है। फैक्स एक अलग टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, जिसमें आपने यहाँ पे एक कुछ टेक्स्ट भेजा और ऐसा कैसा दूसरी तरफ छप के प्रिंट होके दिख जाता है हमको। फैक्स मशीन देखी होगी आपने। और डेटा ट्रांसमिशन, ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे क्रांतिकारी चीज जिसने हमारे जीवन जीने का तरीका चेंज कर दिया, इंटरनेट। इंटरनेट मतलब पूरे ग्लोबल लेवल पे एक नेट बिछा हुआ है, और जो कि किससे कनेक्टेड था? जो कि ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड था। और अभी इसमें लेटेस्ट क्या चेंजेस आए ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, ये एक बेसिक आपको क्लासिफिकेशन बता दिया पूरा कि किस किस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल एंड ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूलेशन हम कैसे चीजों को क्लासिफाई कर रहे हैं। क्या ये हमको याद होना चाहिए? बिल्कुल भी याद नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं जो कि यूज होती हैं हमारे सिस्टम में। सबसे पहला आ रहा है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करेगा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। हम बात कर रहे हैं ट्रांसड्यूसर की। सो व्हाट बेसिकली ट्रांसड्यूसर इज? ये एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। अब सर ये जरूरत ही क्यों पड़ रही है? बेटा जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी, कैसी बात कर रहे हो? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो मैं कह रहा हूं और जो आप सुन रहे हो, वहां पे आप बोलोगे सर आप भी साउंड एमिट कर रहे हो, हम भी साउंड सुन रहे हैं, लेकिन इसको पहुंचाएं कैसे? यहां से वहां तक कैसे पहुंचाएं? खड़े हो जाऊं मैं यहां पे जाके सबसे ऊंची बिल्डिंग पे चिल्लाऊं जोर जोर से, क्या आवाज कम्युनिकेशन पढ़ते हैं? उसके लिए एक मैकेनिज्म चाहिए ना, उसके लिए इस एनर्जी को ट्रांसफर करना पड़ेगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जिसमें कि मिनिमम अमाउंट ऑफ लॉसेस हो और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ ये एनर्जी पहुंच सके। ठीक है, तो इसलिए हमको ये डब्बे लगते हैं, ट्रांसड्यूसर्स लगते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। माइक्रोफोन, फोटो डिटेक्टर एंड पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स आर टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, याद रखना, माइक्रोफोन की बात चल रही है, फोटो डिटेक्टर और पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर, सिर्फ नाम याद रखना। ठीक है, सिग्नल क्या होता है? अब सिग्नल ही तो वो इंफॉर्मेशन है जिसको कि हमको कन्वर्ट करना है। अरे सिग्नल के फॉर्म में तो सारे खेल चल रहे हैं, तो कैसे डिफाइन कैसे करें इसको? सिग्नल इज द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या है भाई साहब? ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है,
अब इसी को तो आप कन्वर्ट करोगे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब आपके पास प्रेशर डिफरेंस के फॉर्म में एनर्जी है, उसको आपने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये बन गया आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इसको आपने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। सिग्नल्स कैन बी एनालॉग और डिजिटल, बात बता चुका हूं एनालॉग और डिजिटल की। साउंड एंड पिक्चर सिग्नल्स इन टीवी आर एनालॉग, याद रखना ये बात, ठीक है। साउंड और पिक्चर की जो आप बात कर रहे हैं वो टीवी में एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज सिंगल वैल्यूड फंक्शन, इट इज डिफाइंड एज सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम विच हैज यूनिक वैल्यू एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। बेसिकली वही बात चल रही है कि कंटिन्यूअसली वेरिंग इंफॉर्मेशन है, ये एक कंटिन्यूअसली वेरिंग जो है ये वेव है आपके पास एक तरह से, और आप इसमें क्या कर रहे हैं, दिस इज डिफाइंड एज सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, विच हैज यूनिक वैल्यू एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। चलिए, एनालॉग सिग्नल्स के बारे में हम क्या कह चुके थे कि ये एक कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल है, जिसमें कि आप बात कर सकते हैं वोल्टेज और करंट के वेरिएशन की। फॉर एग्जांपल एसी का हम लोग कैसा ग्राफ बनाते हैं, समथिंग लाइक दिस, इजंट इट? सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल। ओके, तो आपने क्या बोला, इट्स अ कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल। सबसे पहली बात, ये कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल है जिसमें वोल्टेज और करंट के रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिए। It is called analog signal. A decimal number with system base 10 is used to deal with the analog system. बड़ी अच्छी बात है। डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में हम बात कर चुके हैं कि सर इसके पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, ये कंटिन्यूअसली वेरी नहीं करेगा, कुछ ही पर्टिकुलर वैल्यूज लेगा। तो इसके बारे में क्या ध्यान रखना है कि ये है डिस्क्रीट, बात खत्म। क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये? डिस्क्रीट। ओके, A signal that can have only discrete stepwise values is called digital signal. सर ये सारी बातें हमको लिखते चलना है कि अभी इतनी स्पीड में आप पढ़ा रहे हो? बिल्कुल लिखते नहीं चलना है। किसने बोला लिखना है ये सब? ये सारी बातें सिर्फ दिमाग में छापने, जो कीवर्ड्स में बोल रहा हूं, जो बार बार जिन बातों पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिन पे डब्बे बना रहा हूं, वो आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। अब अभी भी लिखोगे तो फिर पढ़ोगे कब वापस? भाई साहब आपके कुछ दिन बाद ही पेपर है, पता है ना। तो ये जो पूरा अभी चल रहा है गेम, ये दिमाग में फिक्स करो और बस नोट्स मिलेंगे, उसको मैं हमेशा बोलता हूं 15 मिनट का समय निकाल के गो थ्रू कर लो। आज के आज, 2 दिन बाद फिर से गो थ्रू कर लेना, एग्जाम के 4 घंटे पहले गो थ्रू कर लेना, आपका पूरा खेल खत्म। फिर चाहे मैं बोर्ड की बात करूं, जेडब्ल्यू मेंस की बात करूं या नीट की बात करूं, इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि दुनिया में कहीं से कोई कुछ भी पूछे इसके बारे में आप बता पाएंगे, ठीक है। चलिए, नॉइज, नॉइज यार, नॉइज तो पता है हमको क्या है, ये अनवांटेड सिग्नल्स हैं ये, जो कि आएंगे ही एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज को भेजने में अनवांटेड सिग्नल कुछ तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। दैट टेंड टू डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज सिग्नल। ओके, सोर्स ऑफ नॉइज कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द सिस्टम। अब देखो, बहुत फिलोसफिकल बात है कि नॉइज जो है भीतर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। कई बार हम क्या करते हैं कि हमको डिस्टर्बेंस फील होता है तो हम बाहर देखते हैं कि कौन डिस्टर्ब कर रहा है हमको, हम ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा हम खुद ही खुद को डिस्टर्ब करते हैं, है ना। बहुत गहरी बात है, सोचना इसके बारे में। तो बाहर की नॉइज तो रिड्यूस कर लेते हैं, हम अंदर की कैसे रिड्यूस करेंगे, इस पे काम करना जीवन में। चलो, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर, व्हाट इज अ ट्रांसमीटर? ट्रांसमीटर प्रोसेसेस द इनकमिंग मैसेज सिग्नल्स। ट्रांसमीटर क्या करता है, हम देख चुके हैं कि मैं जो बोल रहा हूं सबसे पहले मेरे ट्रांसमीटर के पास जा रहा है, वो इनकमिंग सिग्नल को प्रोसेस करेगा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा और उसको ट्रांसफर कर देगा चैनल में, ठीक है। Transmitter processes the incoming message signal to make it suitable for transmission through a channel and subsequent reception. ये देखो, ये सारे जो शब्द लिखे हुए ना, ऐसे पढ़ने बैठोगे सो जाओगे। मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप है ना सिर्फ ऐसे खोल के पढ़ने बैठ गए ना, इसको सो जाओगे। इसलिए बढ़िया मजे से भी आनंद लो, पूरा समझो, एक एक शब्द का लुफ्त उठाओ और उसके बाद शांति से बैठ के पढ़ना, आप हर चीज को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। यही तरीका होता है चीजों को एफिशिएंटली करने का। चलो, रिसीवर, रिसीवर की बात करें। रिसीवर, अब रिसीवर के बारे में हमने समझ लिया कि आपने तो बोल दिया, आपने बोला तो ट्रांसमीटर तक पहुंचा, ट्रांसमीटर ने सिग्नल पे पहुंचा दिया, सिग्नल ने रिसीवर को पहुंचाया। अब रिसीवर यहां से चैनल से लेके इंफॉर्मेशन जो सुनने वाला बैठा हुआ है, मतलब जो आउटपुट है, जिसको चाहिए आउटपुट, ठीक है, जहां पे आपको पहुंचाना है आपका मैसेज, उस तक पहुंचाएगा कौन? रिसीवर। तो रिसीवर बेसिकली क्या कर रहा है, इट एक्सट्रैक्ट्स द डिजायर्ड मैसेज सिग्नल फ्रॉम द रिसीवर सिग्नल एट द चैनल आउटपुट। ओके, ठीक है, जो आपने बोला वही तो लिखा हुआ है। एटीन्यूएशन, अब ये काम की बात है, ये कोई डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज एटीन्यूएशन, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन का भी इस पे आ सकता है। सो बेसिकली दिस इज द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, मैं इस पे हाईलाइट कर रहा हूं। बेसिकली व्हाट इज दिस एटीन्यूएशन? एटीन्यूएशन क्या है? दिस इज द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ? सिग्नल की स्ट्रेंथ व्हाइल प्रोपोगेटिंग थ्रू अ मीडियम। इट इज लाइक डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन। क्या हमको ये मालूम है
कि एक डैम्प्ड ऑसिलेशन जिसमें किसी डैम्पिंग फोर्स की प्रेजेंस की वजह से कंटिन्यूअसली जो है एम्पलीट्यूड रिड्यूस होते धीरे धीरे निपट जाता है ना। तो उसी तरह से आप जो इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल बात बोलूं ना, तो इमेजिन करो अभी यहां पे बहुत सारे लोग खड़े हैं ग्राउंड और मैंने चिल्लाया, तो क्या मेरी आवाज पूरी धरती में गूंज जाएगी? है 4 चक्कर लगा लेगी धरती के? ऐसा तो नहीं होगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस के बाद जाके रुक जाएगी ना। तो इसी तरह से जो आपका चैनल है उसमें भी कोई ना कोई नॉइज तो है, कोई ना कोई सोर्स तो ऐसा है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? डेप्रिशिएट कर रहा है, जिसके कारण स्ट्रेंथ जो है कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती रहती है, और यह कहलाती है प्रक्रिया एटीन्यूएशन की। अब सीधी सी बात है कि अगर एटीन्यूएशन जैसी चीजें हो रही हैं, मतलब आपकी स्ट्रेंथ में लॉस हो रहा है, तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि आप अपने गिवन इनपुट को बढ़ाओ। और वो कैसे कर सकते हो? अगर आप एम्पलीट्यूड बढ़ाना चाहते हो या आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हो, बेसिकली आप क्या करना चाहते हो? आप एम्पलीफिकेशन करना चाहते हो। तो एम्पलीफिकेशन क्या कहलाएगा? ये वो प्रक्रिया है जिसमें कि आप एम्पलीट्यूड को बढ़ाओगे, ठीक है, मतलब आप उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे। प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड and therefore the strength of a signal using the electronic circuit, this is what we call as the amplification। और वो जो डिवाइस है, वो जो सर्किट है, वो कहलाएगा एम्पलीफायर। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, एम्पलीफिकेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंपनसेट फॉर द एटीन्यूएशन। देखो आप पूरा फ्लो देखो, फ्लो कि कैसे चीजें चल रही हैं। वो जो स्टार्टिंग में एक डब्बा बताया था उससे रिलेटेड सारी बातें आ रही है ना, कि ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, और बीच में एटीन्यूएशन हो गया तो एम्पलीफिकेशन करना पड़ेगा। क्लियर है बातें? चलो ओके, रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा? ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा पा रहे हैं। सो सिंपली जो रेंज होती है वही है द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। ठीक है, द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। अब हमारी रेंज कहां तक है? जहां तक इंटरनेट है। ठीक है, जहां तक इंटरनेट है वहां तक हर बच्चा अपने घर में बैठ के मजे से पढ़ सकता है कि नहीं? लेकिन अगर मैं मान लो कि खुद ऐसे ही नॉर्मल निकल जाऊं सड़कों पे पढ़ाने, तो सिर्फ जो इंसान मेरे सामने बैठा है मैं उसको पढ़ा सकता हूं। ठीक है, जो इंसान फिजिकली मेरे सामने अवेलेबल है उसको पढ़ा सकता हूं। लेकिन इस आधुनिक युग में आज कितनी अच्छी बात है कि रेंज क्या बन गई है? पूरी ग्लोबल बन गई है। कि सिर्फ भारत नहीं, भारत के बाहर का बच्चा भी पीडब्ल्यू की लेक्चर्स को देख रहा है, पढ़ रहा है और अपनी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहा है। अब आप बोलेंगे इंडिया के बाहर थोड़ी जेडब्ल्यू होती है। इंडिया के बाहर भी ऐसे बच्चे हैं जो कि एनआरआईज हैं, जिनको इंडिया में आके कॉलेजेस से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़नी होती है। फिजिक्स तो कॉमन है। ठीक है, चलो एनीवेज लेट्स कम टू द पॉइंट। तो बातें बढ़ाते हैं आगे। बैंडविड्थ, व्हाट इज बैंडविड्थ? बैंडविड्थ, इट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट्स और द पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑक्यूपाइड बाय द सिग्नल। देखो क्या बात चल रही थी? बैंडविड्थ की बात चल रही है। तो बेसिकली ये विड्थ है, ये वो रेंज है जिसमें के आप अपनी चीजों को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बेसिकली द थिंग इज इट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट्स। ये वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें कोई भी डिवाइस ऑपरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल एफएम की अगर हम लोग बात करें तो कॉमनली क्या होता है? वो एक रेंज होती है ना एफएम की, कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज से पीछे गए तो फिर सुनाई नहीं देगा, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज के आगे गए तो भी सुनाई नहीं देगा। एक बैंडविड्थ डिसाइडेड है कि उस बैंडविड्थ के अंदर जितनी फ्रीक्वेंसीज लाई कर रही हैं वो ही कैच कर पाएगा आपका डब्बा। अगर आपने एक रेडियो खरीदा है तो उस रेडियो की डिफाइंड, उस सिग्नल की डिफाइंड एक अपने आप में फ्रीक्वेंसी की डिफाइंड वैल्यू है कि ये मिनिमम और ये मैक्सिमम वैल्यू, उसके अंदर ही जो इंफॉर्मेशन है वो ले पाएगा डब्बा। जो रेडियो है ना वो उस पर्टिकुलर रेंज में ही ले पाएगा। फॉर एग्जांपल 87 पॉइंट समथिंग से लेकर 101 पॉइंट समथिंग, अब इसमें 92.7, 93.5, 98.3 जितने सब आ गए। समझ रहे हो बात को? सो इट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट्स और द पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्यूपाइड बाय द सिग्नल। सिंपल सी बात है, ये वो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें कोई भी रेडियो का डब्बा, कोई भी इक्विपमेंट ऑपरेट करेगा। ठीक, चलो ठीक है। मॉड्यूलेशन में कई बार कह चुका हूं कि ओरिजिनली जो इंफॉर्मेशन होती है, ओरिजिनली जो सिग्नल्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब आप इसको ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं बहुत बहुत दूर तक, ठीक है? तो द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज लो ऑफ द मैसेजेस ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल्स एंड दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। इनको दूर दूर तक हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। सो एट द ट्रांसमिटर एंड
information contained in the low frequency message signal is superimposed on a high frequency wave which acts as a carrier of the information. This process is known as the modulation. मतलब आपने क्या किया कि जहां से सिग्नल आ रहा है उसको लिया, उसका सुपर इंपोजिशन कराया, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई और अब आगे आपने चैनल में ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, और अब ये इंफॉर्मेशन, अब ये इनपुट सिग्नल बड़ी ही आसानी से बिना लॉसेस के ट्रांसमिट किए जा सकते हैं दूर तक। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन प्रक्रिया ये रही आपके सामने डेफिनेशन। अब मॉड्यूलेशन होता है तो सर क्या इसका अपोजिट भी होता है कि मतलब मान लो अगर हमको रिसीवर पे ऐसे भेजना है कि कम फ्रीक्वेंसी पे हमको इसको वापस से ट्रांसमिट करना है, तो क्या हम हाई फ्रीक्वेंसी को लो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। क्या कहलाता है ये? डीमॉड्यूलेशन। तो आपने लिख दिया डी मॉड्यूलेशन, द प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल ऑफ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैरियर वेव एट द रिसीवर। किस पे होगा ये? रिसीवर पे होगा। ये कहां हुआ था भाई साहब? ट्रांसमीटर पे हुआ था। इसमें क्या हुआ था? आपने लो फ्रीक्वेंसी को हाई में कन्वर्ट किया। इसमें क्या करोगे? हाई को लो में कन्वर्ट करोगे एंड इज टर्म्ड एज डीमॉड्यूलेशन। दिस प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ मॉड्यूलेशन। सारी तो बातें बोल दी, कौन सी नई बातें इसमें? ठीक है, चलो बातें बढ़ाते हैं आगे तेज रफ्तार में। रिपीटर, रिपीटर, रिपीटर। यहां पे रिपीटर का मतलब वो नहीं है जो एग्जाम रिपीट कर रहा है। यहां पे रिपीटर का मतलब ऐसा है कि अब वो होता है ना, वो कौन सी रेस होती है जिसमें एक भागते हुए आता है, फिर वो दूसरे को कुछ पकड़ा देता है, फिर वो लेके जाता है, फिर वो पकड़ा देता है। ऐसे पहले पता है कैसे होते? पहले इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती थी? घोड़े पे आदमी आएगा, बहुत पहले, ठीक है, घोड़े पे एक आदमी आएगा इंफॉर्मेशन लेके, उसकी जितनी टेरिटरी वहां तक आएगा, फिर वो चिट्ठी आगे पास कर देगा, फिर वो दूसरे के पास लेके जाएगा, फिर वो भागते हो जाएगा, फिर वो तीसरे को ट्रांसमिट कर देगा, मतलब पास कर देगा। बार बार टेक्निकल टर्म्स निकल रही है। तो ये पहले इस तरह से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती थी। तो ये सब जो है आपस में रिपीटर्स ही तो है। ये सब रिपीटर है ना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमने तो कबूतर का सुना था कि कबूतर के गले में बांध के उड़ा देते थे। वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं कि अगर रेंज फिक्स्ड है एक ट्रांसमीटर की, तो क्या किया जाएगा? तो आप नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स बढ़ा देंगे। मतलब आपको मान लो ये कोई यहां पे खड़े होके, फॉर एग्जाम्पल समझना है ना, ये चिंटू है, दिस इज मिस्टर चिंटू एंड दिस इज मिस चिंटी। बड़ी अच्छी बात है। अब इनका कम्युनिकेशन चल रहा है। तो चिंटू भाई साहब ने क्या किया? चिंटू भाई साहब ने अपने मोबाइल पे कोई इंफॉर्मेशन भेजी, हाय भेजा, हाय, हे नहीं, हे भेजा, हे, ठीक है, चिंटू है सेंट हे। तो इंफॉर्मेशन गई पहले टावर ने पहुंचाई दूसरे टावर पे, दूसरे टावर ने पहुंचाई तीसरे टावर पे। अब बीच में पहाड़ आ गया तो इंफॉर्मेशन तो बेचारी डर गई कि अब ये तो चिंटी तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो क्या कर दिया आपने? इसके टावर के ऊपर लगा दिया एक और टावर। तो ये आगे आपके, ये सारे बेसिकली रिपीटर्स हैं कि इसने इंफॉर्मेशन ली, आगे पहुंचाई और यहां पे आया तो इसको भी मिल गया हे। ठीक है, तो इन्होंने स्माइली भेज दी। मतलब ऐसी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, चलो, तो बेसिकली क्या बात हो गई रिपीटर की? रिपीटर एक्ट्स एज अ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। अ रिपीटर पिक्स अप द सिग्नल which is coming from the transmitter, amplifies and retransmits it without any change in the carrier frequency। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिग्नल जब सेंड करता है तो कैरियर फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है। बस ये एक बात ध्यान रखनी है आपको, बाकी तो आपको पता ही है क्या होता है, नाम में ही समझ में आ रहा रिपीटर क्या है। ठीक है, सो रिपीटर्स आर नेसेसरी टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। अब अगर मान लो आप एक टावर पे डिपेंडेंट होते तो इसकी पर्टिकुलर कुछ रेंज होती ना कि ये इतना 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 इतना, इस रेंज में सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर पाता। आपने 2 लगा दिए तो रेंज बढ़ गई, आपने n नंबर ऑफ रिपीटर्स लगा दिए तो उसकी रेंज काफी ज्यादा बढ़ गई। तो इन शॉर्ट रिपीटर क्या करेगा? इट्स यूज्ड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, चलिए आइए बातें बढ़ाते हैं आगे। डिफरेंट सिग्नल्स, डिफरेंट signals used in a communication system such as voice, music, picture, computer data etc. all have different range of frequency। सीधी सी बात है कि आप लोग आजकल देखो, पहले तो सिर्फ SMS चलता था, कॉल्स चलते थे, अब तो GIF, वीडियोस, इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन, लेक्चर्स पूरे के पूरे सेंड हो जाते हैं, लिंक सेंड हो जाती है। तो हर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की, हर सिग्नल की अपनी एक डिफाइंड फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि काफी ऑब्वियस बात है। The difference of maximum and minimum frequency in the range of each signal is called the bandwidth of that signal। अब बात क्या चल रही है? The difference in the maximum and the minimum frequency। ठीक है, अगर आप किसी सिग्नल की बात करें
तो भाई साहब इस सिग्नल में ये हो सकता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और ये हो सकता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। ओके, और इनके कुछ एम्पलीट्यूड्स हैं। तो बेसिकली ये जो आप इनका गैप बता रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द बैंड विड्थ, ओके, ऑफ दैट सिग्नल। चलिए, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम बात करें तो क्या हमको इतनी इंफॉर्मेशन है, एक क्विक रिकैप बता रहा हूं मैं ईएम वेव्स का। क्या हमको इतनी इंफॉर्मेशन है कि भाई साहब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, सबसे पहले बातें चल रही हैं चार्ज से, चार्ज की प्रॉपर्टीज में ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक क्विक रिकैप आपका चल रहा है, देखते चले सब लोग। ईएम वेव का रिकैप है, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो भाई साहब ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मूव कर रहा है और वो भी इस तरह से कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मेरे भाई क्या यूज करेगा, वो क्या क्या जनरेट करेगा अलोंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट जनरेट्स द मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक, शब्दों में भी लिख दिया इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एक चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके साथ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करता है। बिल्कुल सर, ये बात हमको मालूम है, आपने पहले ही पढ़ा दिया था, पहला लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का था, तभी समझ में आ गया था हमको। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट होते हैं उनका क्या नेचर होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट होते हैं उनका क्या नेचर होता है सर? उसमें टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है ना, तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, ठीक है। और कहां प्रोपोगेट कर रही है ये प्रोपोगेट कर रही है बेसिकली, ऑसिलेट कहां कर रही है, वाईजेड प्लेन में ऑसिलेट कर रही है। देखो ना इसको, इसके ऑसिलेटिंग वेक्टर्स को देखो, बिल्कुल ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने रिप्रेजेंट कर दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि इस तरह से इसमें टाइम वेरिंग फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रोपोगेट कर रही है, मान लेते हैं कि वाई और एक्स वाई प्लेन में प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ये इनका प्रोपोगेशन है। ओके, एनर्जी कहां आगे बढ़ रही है, एनर्जी दोनों के परपेंडिकुलर आगे बढ़ रही है। एनर्जी कहां आगे बढ़ रही है, एनर्जी दोनों के परपेंडिकुलर आगे बढ़ रही है। क्या बोला आपने सर? हमने ऐसा बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है यहां ऑसिलेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड यहां ऑसिलेट कर रही है, और एनर्जी इसके और इसके परपेंडिकुलर यहां आगे बढ़ रही है। ये बात हमको मालूम है ना, मतलब कि सी की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ई क्रॉस बी, ठीक है। सी यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द एनर्जी, लिख देता हूं मैं, ठीक है। ये सी कैप यानी क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किसका, एनर्जी का, माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। बहुत गर्मी हो रही है आज, हवा आ जा, नहीं आएगी, चलो छोड़ो। हाँ, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी है। और ई कैप जो है, ई कैप क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ, ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है आपको बात। तो आइए बातों को बढ़ाते हैं आगे। अब देखो, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड देयर इंटरैक्शन विद दी प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब फिर से ये टेबल आपको याद नहीं रखनी है, इसमें क्या बेसिक बातें याद रखनी है मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इन लेयर्स के नाम हमको मालूम है क्या, आयोनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आयोनोस्फीयर। ये देखो ट्रोपोस्फीयर की अगर हम बात करें तो क्या हाइट होती है, 10 किलोमीटर, एग्जिस्ट ड्यूरिंग, जिसकी आप बात कर रहे हैं, डे एंड नाइट, और फ्रीक्वेंसीज मोस्ट अफेक्टेड जो होती हैं ये रेंज में होती हैं गीगाहर्ट्ज से, गीगाहर्ट्ज की रेंज में। आयोनोस्फीयर की अगर आप बात करें, सो दिस इज द रेंज बेसिकली अबाउट 65 टू 75 किलोमीटर, एंड दिस एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। और इसका क्या काम है, स्काई वेव्स में जब हम लोग इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो आयोनोस्फीयर से टीआईआर होके वो वापस हमारी सरफेस तक पहुंचती है। ओके, सो reflects some frequencies, absorbs high frequencies and some very high frequencies up to certain degrees. Okay, so helpful in reflection of certain frequencies, partially absorbs waves. अब देखो, इसके बाद हम बात करें इसके गिवन रीजन्स की। जैसे आप बात करें पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, ई पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, एफ पार्ट ऑफ मीजोस्फियर, एफ पार्ट ऑफ थर्मोस्फियर। तो इनकी रेंजेस आपको देखे रखी हुई हैं, इनकी रेंजेस आपके सामने देखे रखी हैं, 100 किलोमीटर, 170 टू 190 किलोमीटर, 300 किलोमीटर एट नाइट, एंड 250 टू 400 किलोमीटर ड्यूरिंग द डे टाइम। ये सारी बातें
अभी हम लोग आगे करने वाले हैं और इसमें से क्या काम की बातें, सीधे उस पर आते हैं हम लोग। ये पूरा आपको टेबल याद नहीं रखना है। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की चर्चा अगर हम लोग करें तो समझना जरा बात को। ये ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड। ग्राउंड वेव किस तरह से प्रोपोगेट होती है? बेसिकली व्हाट हैपेंस इफ दिस ओवर हियर इज अ टावर, इफ दिस ओवर हियर इज अ टावर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू वांट टू सेंड सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट ए टू सम अनदर पॉइंट बी। आपको ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक अपना सिग्नल भेजना है। तो ग्राउंड वेव्स में क्या होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द ग्राउंड वेव्स? आपने जो सिग्नल्स भेजे, समझना है ना कि ये ए से लेकर आपको बी तक सिग्नल्स भेजने हैं। अब आपने सिग्नल भेजा क्लोज टू द ग्राउंड, सो व्हाट हैपेंस दैट ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या हमको ये मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम बात करें, अभी हमने बात की ना उसके प्रोपोगेशन की, किस तरह से प्रोपोगेट होती है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स भी होते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स भी होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स भी होते हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करवाता है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर इंड्यूस करवा देता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे इस प्रक्रिया में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर हो रही है ना, तो यहां पे जो ग्राउंड है, ग्राउंड कंटिन्यूअसली पोलराइज होता है। तो मैंने क्या लिखा, ड्यू टू electromagnetic waves, due to electromagnetic waves, the ground gets continuously polarized। अच्छा, और उसकी डायरेक्शनलिटी चेंज होती रहती है, मतलब यहां पे प्लस माइनस तो थोड़ी देर हो सकता है, जस्ट इसके पड़ोस में माइनस प्लस हो गया हो सकता है, फिर ये थोड़े ही समय के बाद ये प्लस और माइनस हो गया। इन शॉर्ट अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग पोलैरिटीज पाई जाएंगी अलग अलग समय पे, है ना, और वो चेंज हो रहा होगा। तो इसके कारण भी डेवलप होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और फिर ये आगे बढ़ेगी, फिर वो पोलराइज करेगी, तो हर जगह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी डेवलप होंगी। इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक ये सिग्नल्स, ये एनर्जी ट्रांसमिट होगी, लेकिन इसमें लॉसेस होंगे, लेकिन इसमें इस प्रोसेस में रेंज ज्यादा कवर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सबसे पहली बात, हम बात कर रहे हैं ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की, सो द रेडियो वेव्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड थ्रू एटमॉस्फेयर फॉलोइंग द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी आप लोगों ने देखा कि सरफेस ऑफ अर्थ में किस तरह से हम लोग जो है ट्रांसफर कर रहे हैं वेव्स का। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द ग्राउंड वेव्स और द सरफेस वेव्स। क्यों सरफेस वेव? क्योंकि ये अर्थ की सरफेस का यूज करके आगे बढ़ रही हैं। ओके, एंड देयर प्रोपोगेशन इज कॉल्ड द ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन और द सरफेस वेव प्रोपोगेशन। बड़ी अच्छी बात है, पहली बात क्लियर। द ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन बिकम्स वीकर। आ गई बात, मैंने बोला ना कि कुछ ही दूर तक इससे जा पाओगे आप, ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। इट बिकम्स वीकर विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी बिकॉज मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्राउंड वेव्स टेक प्लेस एट द हायर फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन थ्रू द एटमॉस्फेयर। सीधी बात है कि ग्राउंड अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो आपका जो है ज्यादा लंबे समय तक खेल नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्लियर है, दैट ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन बिकम्स वीकर विथ इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। व्हाई? बिकॉज मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्राउंड वेव टेक प्लेस एट हायर फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग प्रोपोगेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। क्लियर? चलिए, द ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन इज सुटेबल फॉर लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसीज आप इसमें ट्रांसमिट नहीं करवा पाएंगे। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ग्राउंड वेव ट्रांसमिशन का कि हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए लॉसेस होते हैं और इसलिए आपका सिग्नल वीक होता जाएगा। तो इसमें अगर कल को एक एमसीक्यू आ जाए, कल को कोई आपसे पूछ ले कि क्या रेंज है, तो आपको याद रखना है कि लो फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां तक, 2 से 3 MHz मेगाहर्ट्ज तक ही हो सकता है ग्राउंड वेव में। ठीक, अगला पॉइंट, द ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन इज जनरली यूज्ड फॉर लोकल बैंड ब्रॉडकास्टिंग एंड इज कॉमनली कॉल्ड मीडियम वेव। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, द मैक्सिमम रेंज ऑफ ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। पहली बात, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स एंड द पावर ऑफ द ट्रांसमीटर। अब पूरी डिपेंडेंस आपकी कहां पे आ गई है? उस गैजेट पे, उस डिवाइस पे जो कि ट्रांसमिशन में काम आ रहा है, यानी कि आपका ट्रांसमीटर। ठीक है, तो सीधी बात है, अगर आप ग्राउंड वेव में लंबे प्रोपोगेशन करवाना चाहते हैं तो आपको हाई क्वालिटी का ट्रांसमीटर चाहिए, यानी कि आपकी कॉस्ट बढ़ गई उसमें। ओके, आपकी टेक्निकलिटीज बढ़ गई। तो ये पॉइंट्स की वजह से ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। ओके, फिर से बात पे आ रहे हैं कि ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब ये आपको टेबल याद नहीं रखनी है, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये पॉइंट्स आप दिमाग में रखिए।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ रहा है, स्काई वेव प्रोपोगेशन। नाउ दिस इज नाइस, दिस इज अ नाइस टेक्निक। बेसिकली व्हाट हैपेंस, मान लीजिए ये अर्थ है और यहां से आपने जो है सिग्नल भेजा, दिस इज ट्रांसमीटर, दिस इज रिसीवर। ओके, ट्रांसमीटर और रिसीवर की बात चल रही है। अब ये अलग अलग लेयर्स ऑफ अर्थ हैं आपके सामने, अलग अलग लेयर्स ऑफ अर्थ नहीं, सॉरी, अलग अलग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आपके सामने हैं, ठीक है। और आपको यह बात भी मालूम है कि हर लेयर की डेंसिटी अलग है, और नीचे से ऊपर आप बढ़ते जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? डेंसिटी कम होती जाएगी। मतलब हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम डेंसर, हम लोगों से मेरा मतलब है इन सिग्नल्स का, हम नहीं जा रहे हैं, सिग्नल्स जा रहे हैं, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। और क्या हमको यह ज्ञान है कि अगर 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 एक वेव डेंसर मीडियम से रेयरर में जाती है तो वो बेंड कर जाती है कहां पे? डेंसर से मीडियम जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ये बात हमको मालूम है, बिल्कुल मालूम है। तो यहां पे जब आपके सिग्नल्स निकलेंगे, तो कंटिन्यूअस उनमें जो है बेंडिंग होती जाएगी, और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एट द आइनोस्फीयर। ये पॉसिबल है कि लाइट जो है, कि सिग्नल्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाए और फिर वापस अब वो रेयरर से डेंसर आ रहे हैं तो आते आते यहां पे कुछ ऐसे पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है, जो आपने सिग्नल्स भेजे उनका हुआ टीआईआर आयोनोस्फीयर पे, और वहां से वो पलट के वापस आ गए। तो ये प्रक्रिया कहलाती है, ये प्रक्रिया ऑफ प्रोपोगेशन कहलाती है स्काई वेव प्रोपोगेशन। तो आइए इसके बारे में कुछ बेसिक बातें समझते हैं। जितने पॉइंट्स लिखे हैं बस उतने पॉइंट दिमाग में डाल लो, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट बातें स्लाइड्स में मैंने डलवा दी हैं, छांट के ढूंढ के, बिल्कुल हर जगह से, हर सोर्स से सारी काम की बातें इस पूरे नोट्स में आपको मिल जाएंगी। चलो, स्काई वेव्स आर द रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। पहली बात वही बात आ गई कि पिछली बार जो ग्राउंड वेव था उसमें लिमिटेशन था 2 से 3 मेगाहर्ट्ज, यहां पे आप 2 से 30 मेगाहर्ट्ज तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। The ionosphere layer acts as a reflector for a certain range of frequencies। ये देखे रखिए आपको रेंज, ठीक है। तो इसमें इसको 3 कर लीजिए, ठीक है। दिस इज 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। ओके, चलिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 30 मेगाहर्ट्ज पेनिट्रेट द आइनोस्फीयर एंड एस्केप। अब ये भी एक बात है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज से भी ज्यादा ले ली तो फिर वो आइनोस्फीयर पे भी टीआईआर नहीं हो पाएगा, वो बाहर निकल जाएंगी सीधे, ठीक है। चलो, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इधर मैं आपका ध्यान चाहूंगा सभी का। इस पर मैंने बना दिया स्टार, यहां से काम का फॉर्मूला निकल रहा है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दी गिवन लेयर। ओके, तो द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव विच व्हेन सेंट स्ट्रेट, जो आपने भेजी, ठीक है, नॉर्मली परपेंडिकुलर towards the layer of ionosphere gets reflected from the ionosphere, highest frequency जो कि रिफ्लेक्ट हो पाएगी कहां से? आइनोस्फीयर से, and returns to the earth, this frequency is called the critical frequency। पूछा जाता है कई बार क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, इसलिए मैं डायरेक्टली फिर से एक बार इसका डेफिनेशन बता रहा हूं। दिस इज बेसिकली द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव विच व्हेन सेंट स्ट्रेट का मतलब नॉर्मली, ओके, कहां पे? आइनोस्फीयर पे, तो क्या होगा? वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी अर्थ पे। वो फ्रीक्वेंसी, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहलाती है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। आपने इसको डाल दिया डब्बे में, ओके। और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एफसी का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, ये देके रखा है 9√n। ओके, n के बारे में क्या बोला मैंने? n इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ओके, तो इसको n या तो n मैक्स भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का। काम की बात है भाई साहब बहुत ज्यादा, ठीक है। ये देख लो, इसको n के बारे में लिख लेना, ये लिखा भी हुआ है, यहां पे पढ़ लो। मैं बोल रहा हूं ना, सारी बातें मैंने डलवा दी हैं, जितनी काम की बातें दिमाग में थी सारी बिल्कुल छांट के डलवा दी हैं इसमें, बिल्कुल, ठीक है। सो नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ओके, चलो तो चर्चा बढ़ा देते हैं आगे, एंड हियर वी गो। द स्पेस वेव्स आर द रेडियो वेव्स ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी दैट इज बिटवीन 30 to 300 मेगाहर्ट्ज और मोर। अब वही बात आ गई कि यार देखो, ग्राउंड वेव उसकी अपनी लिमिटेशन थी फ्रीक्वेंसी पे, तो आपने फिर क्या किया? स्काई वेव्स का सहारा लिया, जहां पे क्या आपने टीआईआर करवा दिया। अब अभी भी इससे भी ज्यादा हाई सिग्नल्स भेजने हैं
तो फिर आपको जरूरत लगेगी, तब आपको आवश्यकता होगी स्पेस वेव प्रोपोगेशन की, जिसमें कि 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 या उससे भी अधिक के सिग्नल्स की आप यूटिलिटी लेंगे। ओके, सो दी स्पेस वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू एटमॉस्फेयर फ्रॉम ट्रांसमीटर एंटीना टू द रिसीवर एंटीना आइदर डायरेक्टली और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ग्राउंड इन द अर्थ ट्रोपोस्फियर रीजन। किस रीजन की बात चल रही है? ट्रोपोस्फियर रीजन की बात चल रही है। दैट इज वाई द स्पेस वेव प्रोपोगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रोपोस्फेरिकल प्रोपोगेशन और द लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। तो आइए इस बात को समझते हैं, ठीक है, काम की बात है। द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ स्पेस वेव प्रोपोगेशन कैन बी इंक्रीज्ड, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बता रहा हूं, बाय इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज। ठीक है, करें इस पे चर्चा, बढ़िया बात है, इंटरेस्टिंग बात है। ये जो लिखा है ना, यहाँ पे एक लाइन लिख दी है मैंने, लाइन ऑफ साइट। देख लो एक बार इसको, एक पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, आप भी पी लो, देख लो देख लो देख लो। देखो, बात चल रही थी लाइन ऑफ साइट, है ना, ऐसा कुछ बात बताने वाला था मैं, लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। ठीक है, अब जैसे मान लो ये अर्थ है, ओके, समझना, यहां पे लगा हुआ है एक ट्रांसमीटर। अब इस ट्रांसमीटर की अपनी एक रेंज है, इस ट्रांसमीटर की अपनी सिग्नल भेजने की एक रेंज है। ये यहां भेज सकता है, यहां भेज सकता है, यहां भेज सकता है, यहां भेज सकता है, ठीक है। और अगर रिसीवर यहां पे, तो ये तो बीच में अड़ गया, इसके आगे तो भेज नहीं पाएगा ये। तो पहली बात, दो ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स को सेट करने के पहले कुछ पैरामीटर्स पे हम ध्यान देते हैं, कुछ पैरामीटर्स पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है। ट्रांसमीटर से रिसीवर तक आपको पहुंचाना है सिग्नल। अब ये देखो जरा, ये वो मैक्सिमम, ये जो मैंने इतना बना दिया ना, ये वो मैक्सिमम रेंज है जहां तक कि आपका ट्रांसमीटर सिग्नल पहुंचा पा रहा है। ये वो मैक्सिमम रेंज है जहां तक आपका ट्रांसमीटर सिग्नल पहुंचा पा रहा है, और ये वो मैक्सिमम रेंज है जहां से आपका रिसीवर सिग्नल रिसीव कर पा रहा है, जहां से आपका रिसीवर सिग्नल रिसीव कर पा रहा है। अब इनमें क्या रिलेशन है, यही हमको समझना है, ठीक है। कैसे हम डिसाइड करें कहां पे हम लोग सेट करें हमारे ये टावर्स, ट्रांसमीटर और रिसीवर के, बस यही चर्चा चलने वाली है, समझना जरा। ये हमने बना दिया, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमने ज्वाइन कर दिया। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे ये मान लो ये रेंज ऑफ द ट्रांसमीटर, ये डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द रिसीवर, ओके। सो यू माइट हैव रेड दिस, डी ऑफ द ट्रांसमीटर इज रूट ओवर टू आर एच। ऐसा पढ़ा है क्या? एक सेकंड, ऐसा रटेंगे नहीं, डिराइव कर लेते हैं इसको, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ा अभी, कुछ सर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमको कुछ भी याद नहीं, तो हम लोग क्या करने वाले, देखना जरा ध्यान से। ये मान लो कि रेडियस ऑफ अर्थ बिल्कुल है, ये मान लो हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर बिल्कुल है, ये मान लो रेडियस या हाइट ऑफ द रिसीवर HR लिख देता हूं, बिल्कुल, डेफिनेटली यस, बिल्कुल है। तो क्या, तो कुछ ऐसी बात बता रहा हूं मैं, दिस इज हाइट ऑफ द रिसीवर, स्मॉल h लिख दीजिए। फर्स्ट पॉइंट, इफ यू हैव अ लुक एट दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को जरा देखिए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कैसे लगाएं? हम लोग ऐसे लगा सकते हैं दैट r स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर, r प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर से बोलना सर, d स्क्वायर इक्वल्स टू h प्लस r दी होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बिल्कुल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अभी जो मैं फॉर्मूला बता रहा था ना, मैंने सोचा रटें क्यों, एक बार में 1-2 मिनट की बातें डिराइव ही कर लेते हैं, तो आ जाओ। ये हमने लिख दिया dr इक्वल्स टू dr स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे से r स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, r स्क्वायर आपने कॉमन निकाल दिया, यहां पे बन गया 1, और यहां पे क्या बन गया, इधर से भी r स्क्वायर कॉमन निकाल दो, दिस इज बेसिकली 1 प्लस h बाई r दी होल स्क्वायर प्लस 1, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, ऐसा बन गया, बिल्कुल बन गया। ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या हमने पाइथागोरस थ्योरम सही लगाई है? dr स्क्वायर इक्वल टू h प्लस आर स्क्वायर, माइनस होना चाहिए वहां पे, बता भी नहीं रहे हो। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है ना, तो ये इधर माइनस आएगा,
ये इधर माइनस आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आइए बातें बढ़ाते हैं आगे। यहां पे आ गया एक नेगेटिव का साइन, यहां पे आ गया एक नेगेटिव का साइन, बहुत बढ़िया। अब इधर लगा दीजिए बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, 2 इधर आ जाएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी डी आर द होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 2h बाई आर, है ना, 1 प्लस 2h बाई आर माइनस 1। कोई दिक्कत इसमें नहीं है किसी को भी। तो क्या बन गया एक्सप्रेशन, क्या बन गया एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऐसा बन गया, एक्सप्रेशन ऐसा बन गया। दैट मीन्स डी आर, ओके, ये बात चल रही है रेंज ऑफ द रिसीवर सिग्नल, रेंज ऑफ द रिसीवर सिग्नल इक्वल्स टू, ये आर कैंसल आउट हुआ, 2h_r, हाँ या ना। और अगर मैं रूट को हटा दूं तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा, √2HR, √2HR, यही लिखा था। कैसे आया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लिखने को तो हम डायरेक्टली लिख देते कि देखो ये होता है, याद कर लो, रट लो, लेकिन नहीं करना ना, वही तो नहीं करना है हमको। ये 1 सेकंड लगा, डिराइव कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसी तरह से dt क्या लिख देंगे आप लोग, ये h बेसिकली हाइट ऑफ द रिसीवर टावर बोल लो, रिसीवर एंटीना बोल लो, और रेंज ऑफ ट्रांसमीटर की अगर हम बात करें तो वो बन जाएगा √2 टाइम्स ऑफ HT इंटू R। ठीक है, और अगर टोटल सेपरेशन की आप बात करें, टोटल सेपरेशन की आप बात करें, जिसको कि आप dr प्लस डी टी लिख सकते हैं, dt प्लस डी आर लिख सकते हैं, लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन की बात चल रही है भाई साहब, तो कितना बन जाएगा ये, √2HR प्लस √2HTR। उम्मीद करता हूं कि ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, काम की बात है। इसको डाल दिया हमने डब्बे में। ओके, चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे। बहुत ज्यादा गर्मी है आज, कोई बात नहीं, चलती रहेगी गर्मी वर्मी तो ये आपके सामने आ गया एक्सप्रेशन, ये आपके सामने आ गया है एक्सप्रेशन, है ना, जिसको कि हम लोगों ने अभी डिराइव कर लिया। इफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना इज एट अ हाइट ऑफ HT, देन यू कैन शो दैट द डिस्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल DT इज गिवन एज, ये √2RT, ये देख लिया हम लोगों ने, है ना, कर दिया डिराइव। वेयर R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, मालूम है 6400 किलोमीटर था। DT इज कॉल्ड द रेडियो हॉरिजॉन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, बेसिकली रेंज है ये ट्रांसमीटर की, सिंपल शब्दों में रेंज ऑफ ट्रांसमीटर। इसी तरह से रेंज ऑफ रिसीवर। ओके, और आप बात कर रहे हैं मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस की, मतलब वो मैक्सिमम डिस्टेंस, वो मैक्सिमम रेंज जहां से जहां तक आप लोग डायरेक्टली अपने सिग्नल को पहुंचा सकते हैं फ्रॉम दिस ट्रांसमीटर टू दिस रिसीवर। ये जो लाइन बना दी ना मैंने, ये लाइन, ओके, ये मैक्सिमम रेंज, लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, दोनों का सम, दोनों का सम, खेल खत्म, खेल खत्म। ठीक है, एक बहुत ही काम की बात हमने डिस्कस कर ली। 100% बात है कि अगर सवाल आया तो या तो इस पे आएगा या तो मॉड्यूलेशन पे आएगा, न्यूमेरिकल। ठीक, पक्की बात है, लिख के रख लो आप अभी से, या तो इस पे आएगा या मॉड्यूलेशन पे आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता है। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। बाकी हाँ, वही थ्योरेटिकल बातें जो हमने सीखी उसमें से कुछ आ सकता है। चलो, तो बेसिकली बात क्या हुई, बात हमने समझ ली अभी तक, पूरे ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन और स्पेस वेव, ये तीनों की बातें हमने कर ली, जिसमें काम की बात एक लाइन ऑफ साइट का फॉर्मूला हमारे सामने आया जो हमने डिराइव किया। अब वापस आ जाते हैं चर्चा मॉड्यूलेशन पे। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन में इतनी देर से कह रहा हूं बेसिकली है क्या, दिस इज द प्रोसेस बाय विच एनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड इनपुट और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसको आप कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको कि आप मॉड्यूलेट करना चाह रहे हैं, इनपुट सिग्नल। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज का ध्यान देना। is mounted onto another signal of high frequency which is known as the carrier signal। अब आप क्या कर रहे हैं, आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग मतलब जो कि आप मॉड्यूलेट करना चाह रहे हैं, इसमें आप भिड़ाने वाले हो किसको, कैरियर सिग्नल को। ठीक है, मैंने करियर की स्पेलिंग लिख दी, करियर करियर करते हुए वही निकलता है, कैरियर सिग्नल, दिस इज कैरियर। ओके, कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। It is defined as the process by which some characteristics called the parameters of carrier signal is varied in accordance with the instantaneous value of the baseband signal। baseband मतलब कौन, modulating signal। मतलब आप क्या करने वाले हो, आप क्या करने वाले हो, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप कुछ पैरामीटर्स को, जैसे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज, कुछ पैरामीटर्स को, कैरियर सिग्नल के पैरामीटर्स को अपने मॉड्यूलेटिंग वेव के सिग्नल्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, वही लिखा हुआ है। द सिग्नल विच रिजल्ट्स फ्रॉम दिस प्रोसेस आर नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग
कैरियर मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटिंग कैरियर मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटिंग प्लस कैरियर इक्वल टू मॉड्यूलेटेड। ये बातें बहुत क्लियरली मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे इन्हीं में उलझते हैं कि सर क्या कैरियर, क्या मॉड्यूलेटिंग, क्या मॉड्यूलेटेड है, पूरी सारी बातें दिमाग में आ गई, भसड़ हो गई एक साथ। ऐसा नहीं, सिंपल सिंपल सी बातें। आप बात कर रहे हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बहुत बढ़िया, जिसको आपने क्या करवाया, आपने माउंट करवाया दूसरे सिग्नल पे जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई थी, जिसका आपने नाम क्या दिया, कैरियर सिग्नल्स। अब कैरियर सिग्नल्स, ठीक है, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिलके बना रहे हैं आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल। बस इतनी सी बात है। चलो अब बात कुछ ऐसी है कि ये क्यों चाहिए हमको, ये हमको करना क्यों है, वाई इज इट रिक्वायर्ड, मॉड्यूलेशन क्यों रिक्वायर्ड है। सबसे पहली बात कही जा रही है टू अवॉइड द इंटरफेरेंस इन मैनी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स, इफ मैनी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स ट्रेवल डायरेक्टली थ्रू द सेम ट्रांसमिशन चैनल दे विल इंटरफेयर ईच अदर। अब इंटरफेरेंस होगा तो जरूरी तो है नहीं कि आपका हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, दिक्कतें हो सकती हैं, डिस्टॉर्शन हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एनर्जी का लॉस हो सकता है, बिल्कुल। टू डिजाइन एंटीनाज ऑफ प्रैक्टिकेबल साइज, अब वही बात है कि लैम्डा पे डिपेंड करता है द साइज ऑफ द एंटीना। और अगर मान लो कि एंटीना का साइज बहुत 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 बड़ा बनाना पड़ रहा है हमको, तो कैसे बनाएंगे हम लोग। आपको पता चला कि 4 किलोमीटर का एंटीना बनाना पड़ रहा है किसी सिग्नल को रिसीव करने के लिए, बनाओगे नहीं बनाओगे, आप टेक्नोलॉजी चेंज कर लोगे, ठीक है। अब आपको मान लो मोबाइल जो है, मोबाइल इतने बड़े साइज का कल से आने लगा, तो आप लेके घूमोगे मोबाइल आज जो जितना तुम लोग फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो ना, क्योंकि उसका साइज छोटा सा है, टेक्नोलॉजी हैंडी है, इसलिए यूज कर रहे हो। पता चला कि मोबाइल लेने के लिए आपको पूरा बस्ता टांगना पड़ रहा है, कॉल आया तो हाँ हेलो, तो थोड़ी यूज करोगे, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी फिर तो। टू डिजाइन एंटीनाज ऑफ प्रैक्टिकेबल साइज द मिनिमम हाइट ऑफ एंटीना, नॉट ऑफ एंटीना टावर, एंटीना की बात चल रही है, शुड बी लैम्डा बाय 4 वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। लैम्डा क्या भाई साहब, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वेवलेंथ है। ओके, तो सीधी सी बात है कि जो आपका साइज ऑफ एंटीना है वो डिपेंड कर रहा है लैम्डा पे, और अगर लैम्डा बहुत ज्यादा है तो आपको साइज ऑफ एंटीना बड़ा रखना पड़ेगा, इसीलिए मॉड्यूलेशन की जरूरत है। यहां से साबित हो रहा है कि क्यों पढ़ रहे हैं ये, अरे जरूरत है तभी तो पढ़ रहे हैं। चलो, इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एन एंटीना। अब देखो बात क्या चल रही है, अ थियोरेटिकल स्टडी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ लीनियर एंटीना जिसकी लेंथ L है, शोज दैट द पावर ऑफ रेडिएटेड सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन बाय समथिंग लाइक दिस। For a good transmission, we need high power, and hence this also points out to the need of using high frequency transmission. बात यही चल रही है कि अब जितनी ज्यादा आपको पावर ट्रांसमिट करनी है उतने हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसमिशन की आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, चलिए कैरियर वेव की अगर हम बात करें, देखो पहले एक चित्र देखो, आप लोग पहले चित्र देखो, फर्स्ट हैव अ लुक एट दिस चित्र, ये मैंने दिखा दिया, दिस इज कैरियर वेव। ओके, कैरियर वेव है ये, ओके और ये है ए, दिस इज ए। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर वेव बोल लो, कैरियर सिग्नल बोल लो, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये लिखा है यहां पे मैंने, मॉड्यूलेशन ऑफ कैरियर वेव की बात चल रही है। सबसे पहले साइनोसोडल कैरियर वेव, बहुत बढ़िया दिखा दिया हमने, फिर उसके बाद मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसको कि आप मॉड्यूलेट करना चाह रहे हो, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। और उसके बाद सी में जरा अगर आप देखें तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यहां पे हो गया है, ये मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया हो चुकी है, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, हैव अ लुक एट दिस, बहुत बढ़िया। इसको कंपेयर कीजिए और इसको कंपेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तो आइए इस पूरी बात को समझते हैं, व्हाट बेसिकली इज हैपनिंग इन दिस प्रोसेस, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस प्रक्रिया। चल क्या रहा है, बात कुछ ऐसी चल रही है कि आपने कहा कि सर हमारे पास अगर एक कैरियर वेव है, तो सबसे पहले कैरियर वेव भी साइनोसोडल है, बिल्कुल है, तो क्या होगी इसकी क्या होगी इसकी एक्सप्रेशन, कैरियर वेव की इक्वेशन सी से मैं डिनोट कर रहा हूं, तो मैंने लिख दिया ए, ओके, या ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी, ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया कैरियर वेव के लिए, ए सी साइन ऑफ ओमेगा सी टी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर दूसरी बात की जो आपका वो है, क्या कहते हैं उसको, व्हाट डू वी कॉल इट, जो आपका मॉड्यूलेटिंग वेव है, उसके लिए भी कुछ एक्सप्रेशन लिख दीजिए, लिख दिया मैंने, ये लो एम से डिनोट कर दिया मॉड्यूलेटिंग को, तो वो बेसिकली क्या हो गया, ए एम टाइम्स ऑफ साइन, ए एम टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा एम इंटू टी। इसमें कोई दिक्कत किसी को भी इसमें कोई दिक्कत, जस्ट अ सेकेंड, या
चलिए थैंक यू। क्या बातें लिखी आपने सर? ये आपने कैरियर वेव की लिख दी, लिख दिया मैंने कैरियर, और ये मॉड्यूलेटिंग। अब अगर हम मॉड्यूलेशन की बात करें तो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि इसके एम्पलीट्यूड में जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है, उसमें आपने एड अप कर दी आपकी मॉड्यूलेशन वेव जो है ना, जो कि खुद वेरी कर रही है। ए, दिस इज व्हाट बेसिकली, दिस इज ए सी प्लस ए एम। अच्छा, ऐसा लिख दिया आपने, नॉट ए एम, ये पूरी अपनी मॉड्यूलेशन वेव की इक्वेशन लिखी है यहाँ पे। तो आइए इसका एक्सप्रेशन लिख दीजिए, क्या बन जाएगा ये, दिस इज गोइंग टू बी ए सी प्लस क्या लिख दिया आपने, ए एम साइन ऑफ ओमेगा एम टाइम्स ऑफ टी, ओमेगा एम टाइम्स ऑफ टी। इसको ले चलते हैं राइट साइड पे, इसको ले चलते हैं राइट साइड पे। तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, ए सी कॉमन निकाल लो, ए सी कॉमन निकाला तो 1 प्लस ए एम डिवाइडेड बाय, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव की। अब मैं कुछ लिख इसलिए नहीं रहा हूं यहां पे, वरना आप टर्म्स में कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्या है, ये कैरियर वेव की इक्वेशन है, मॉड्यूलेटिंग वेव की इक्वेशन है, और अब ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन चल रहा है। तो मैं ए को ए एम इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फिर आप बोलेंगे ए एम मॉड्यूलेटिंग है कि मॉड्यूलेटेड है। अभी बस समझो क्या चल रहा है, अभी दिमाग में डालो कि हाँ ये एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव है, लिख लो चाहो तो, मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटेड वेव, ओके, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो, है ना, ए से भी डिनोट कर सकते हैं, ए से डिनोट कर दिया। तो ये बन गया ए एम डिवाइडेड बाई ए सी इंटू क्या बन गया ये, साइन ऑफ ओमेगा एम, साइन ऑफ साइन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा एम, साइन ऑफ ओमेगा एम इंटू टी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या बन गया ये सर, सर ये कुछ ऐसा बन गया भाई साहब, ये कुछ ऐसा बन गया, ये बन गया ए इक्वल्स टू ए सी, है ना। अब ये ए एम बाई ए सी जो है ये कहलाता है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, ओके, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक। तो यहां से हम जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे चर्चा कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन कमेंट ऑन द मैक्सिमम एज वेल एज द मिनिमम वैल्यूज। सो ए मैक्स कितना हो सकता है और कब हो सकता है, जब ये साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो कि 1 होती है। तो ए मैक्स आपने लिख दिया ए सी ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, बहुत ही बढ़िया। और ए मिन को आप क्या लिख सकते हैं, ए मिन को आप लिख सकते हैं ए सी ब्रैकेट ऑफ साइन की मिनिमम वैल्यू -1, 1 माइनस म्यू, ओके। तो यहां से आपने मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू निकाल दी है। म्यू के बारे में लिख लेना चाहो तो, म्यू के बारे में, ये जो म्यू है ना, म्यू, इसके बारे में लिख लेना, म्यू इज ए एम डिवाइडेड बाई ए सी, ओके। शब्दों में भी लिख लेना, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स कहलाएगा ये। तो आप इनको डिवाइड कर दें तो यहां से आप ए एम डिवाइडेड बाई ए सी की ए मैक्स इज टू ए मिन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जल्दी से चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, काम की बात है, इस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने वाले, ठीक है। फ्रीक्वेंटली बहुत सवाल इस पे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ए मैक्स ए मिन, ए सी ब्रैकेट 1 माइनस म्यू, ए सी ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, ओके। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं तेज रफ्तार में, चलो ठीक है। तो ये चर्चा हम लोग देख चुके हैं, कैरियर वेव, मॉड्यूलेटिंग वेव, मॉड्यूलेटेड वेव, और आपने किस तरह से मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू बताई। अब आओ एक बात और कर लें, अब जरा आओ एक काम की बात और कर ही लें, है ना, बात करना शुरू की ही है हमने। तो हमने अभी क्या बोला, हमने कुछ ऐसा बोला, हमने कहा कि सर जो कैरियर वेव थी उसकी इक्वेशन आपने बताई ए सी, क्या इक्वेशन बताई तेज रफ्तार में, कैरियर वेव की इक्वेशन ए सी साइन ऑफ ओमेगा टी, इजंट इट। और जो मॉड्यूलेटिंग वेव थी उसकी इक्वेशन आपने क्या बताई, ए एम साइन ऑफ ओमेगा एम टी, हाँ या ना, बिल्कुल 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 बताई। अब आपने इसके बाद ये भी बता दिया कि जो मॉड्यूलेटेड वेव है, म्यू तो वैसे मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है, ए एम डिवाइडेड बाई ए सी, बिल्कुल। और फिर आपने ये बताया कि जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसके लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ए सी ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, इजंट इट। और ए एम, और जो मिनिमम होता है वो कितना होता है, ए सी ब्रैकेट 1 माइनस म्यू, ए सी ब्रैकेट 1 माइनस म्यू। सो ए मिन इज ए सी ब्रैकेट 1 माइनस म्यू। अच्छा, अब अगर आप बात करें, अब अगर आप बात करें एम्पलीट्यूड की, ओके,
मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं? मॉड्यूलेटेड वेव के लिए मैं एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूं? मॉड्यूलेटेड वेव के लिए आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं क्या? ए साइन ऑफ ओमेगा टी। जैसे मैं बात करूं मॉड्यूलेटेड वेव का, तो उसके लिए मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया ए, है ना। अब इसको किससे डिनोट करें? मॉड्यूलेटेड वेव को लिख ही देता हूं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात चल रही है। ओके, ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ए जो है, ए क्या है? ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और वो मैंने कितना लिखा है? वो मैंने ये लिखा है। कहां लिखा है मैंने? ये लिख दिया मैंने एक्सप्रेशन, ये ए इक्वल टू ए सी, डब्बे में डाल रहा हूं, ए इक्वल टू ए सी ब्रैकेट 1 प्लस साइन ओमेगा एम इंटू टी, 1 प्लस साइन ओमेगा एम इंटू टी। ओके, 1 प्लस साइन ओमेगा एम इंटू टी। अब यहां पे मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। अब यहां पे हमने एक्सप्रेशन लिख दिया, ध्यान से देखना, यहां पे हमने एक्सप्रेशन लिख दिया, ए की वैल्यू ए सी ब्रैकेट 1 प्लस साइन ओमेगा एम इंटू टी, और इंटू ऑलरेडी यहां पे क्या है आपके पास? साइन ऑफ ओमेगा सी इंटू टी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपके सामने है ना? बिल्कुल है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा ए सी साइन, ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं ना, बेसिक मैथमेटिक्स से देखो जरा, ओमेगा सी टी प्लस प्लस ए सी साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने, चलो एसी को भी अगर मैं कॉमन निकाल दूं थोड़ी देर के लिए, एसी को भी मैंने कॉमन निकाल दिया, एसी को भी मैंने थोड़ी देर के लिए कॉमन निकाल दिया, बहुत बढ़िया। अब अगर एसी को भी मैंने कॉमन निकाल दिया तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में 2 मल्टीप्लाई करो और 2 डिवाइड करो, 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड, तो ये क्या बन गया? 2 साइन थीटा, 2 साइन सी साइन डी। 2 साइन सी साइन डी का फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? 2 साइन सी साइन डी, कॉस डी माइनस सी माइनस कॉस सी प्लस डी, है ना। देख लेना, जो भी फॉर्मूला है ऐसा ही फॉर्मूला होता है, याद आ रहा है मुझको भी, तो मैंने लिख दिया साइन ओमेगा सी टी प्लस प्लस ये 1/2 है। ठीक है, तो यहां पे मैंने 1/2 लिखे रहने दिया, और मैंने क्या लिख दिया यहां पे सामने आपके, यहां पे आपके सामने मैंने क्या लिख दिया? जरा बताओ, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। साइन सी 2 साइन सी साइन डी का फॉर्मूला क्या बोला अभी मैंने? कॉस के टर्म्स में आता है ना, कॉस ऑफ डी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी डी माइनस सी। ठीक है, कॉस ऑफ डी माइनस सी माइनस अब यहां पे मैंने लगा दिया -1। ठीक है, माइनस 1/2 तो आएगा ही, कंटिन्यू होगा, बिल्कुल होगा, 1/2 कॉस ऑफ डी प्लस सी, ओके, इंटू टी। खेल खत्म, बात खत्म। देखना जरा ध्यान से, बात ध्यान से देखो कि सर इसका आउटकम क्या निकल रहा है जो आपने इतना लंबा चौड़ा ये कर दिया। अब देखो इसमें अगर आप ध्यान दो ना, इस ब्रैकेट को भी खोल दो, इस ब्रैकेट को भी खोल दो, ये ब्रैकेट आपने खोल दिया, बिल्कुल खोल दिया, और ये AC अंदर आ गया, और ये AC यहां पे भी अंदर आ गया, ये AC अंदर आ गया इधर भी, खेल खत्म। 1 2 3 सिग्नल्स हैं आपके सामने, 1 2 3 इक्वेशंस, 3 एक्सप्रेशंस हैं आपके सामने। बहुत ही काम की बात है ये, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब इसकी बेसिकली कितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है? कॉस फंक्शन की, कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये AC/2, ये AC/2। ठीक है, ये साइड सिग्नल्स हैं, करते हैं इनकी चर्चा। ठीक है, पहले इतना देख लो, इतनी बात क्लियर है। चलो इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, वापस इस पे आएंगे हम लोग। अभी हमने क्या बात की? अभी हमने कुछ ऐसी बात की, अभी हमने कुछ, काफ़ी बचा हुआ है अभी, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। चलो, अभी हमने कुछ ऐसी बात की कि जो आपके सिग्नल्स हैं, जो आपका मॉड्यूलेशन हुआ, इसमें आपको मेन कैरियर वेव के साथ साथ 2 एडिशनल सिग्नल्स और मिले हैं, और जिनके एम्पलीट्यूड्स की अगर आप बात करें तो वो AC/2 है। तो हमको थोड़ी सी स्पेस चाहिए जिसको हम यहां पे यूटिलाइज कर लेंगे। तो देखो जरा ध्यान से, इसके लिए आप ऐसा कुछ ग्राफ बना सकते हैं, दैट लेट्स से दिस इज AC/2, isn't it? AC/2
और दूसरी तरफ पे भी क्या मिल रहा है आपको? तेज रफ्तार में बता दो जरा जल्दी। AC/2। बहुत बढ़िया। ये क्या फ्रीक्वेंसी है? दिस इज ओमेगा सी। क्या फ्रीक्वेंसी? ओमेगा सी। और यहां आपको क्या मिल रहा है? दिस इज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। दिस इज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। दिस इज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। ओके, तो ये आपने लिख दिया ओमेगा सी। बेसिकली एक रेंज मिल गई आपको, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात। अब देखिए इसके बाद अगली चीज आपके सामने क्या आ रही है? अगली चीज आ रही है पावर इन एम वेव। पावर का फॉर्मूला हमको मालूम है, P = V²/2R, isn't it? Where R is the resistance of the antenna in which the power is dissipated। तो डायरेक्टली आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, टोटल पावर ऑफ द साइड बैंड्स। साइड बैंड्स की बात करें तो दो बैंड्स के पावर्स को आपने एड अप कर दिया एंड द फॉर्मूला टर्न्स आउट टू बी μ² into PC/2। ओके, μ² into PC/2। टोटल पावर ऑफ द AM वेव की अगर आप बात करें, टोटल पावर ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की अगर आप बात करें तो कितना बन जाएगा? दैट्स गोइंग टू बी PC(1 + μ² / 2। ओके, तो चलिए अब चर्चा तेज रफ्तार में बढ़ाते हैं आगे। मेन बातें जितनी थी वो सारी हम कर चुके हैं, हम कुछ छोटे छोटे थ्योरेटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं जिसको मैं रफ्तार में बढ़ाता जाऊंगा। सो नॉइज रिसेप्शन की अगर आप बात करें, इन केस ऑफ AM द रिसेप्शन इज मोस्टली नॉइजी। ओके, द रिसेप्शन इज मोस्टली नॉइजी। तो क्या सर ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बेटा यही तो एक लिमिटेशन हुआ मॉड्यूलेटेड वेव का। दिस इज बिकॉज द रेडियो रिसीवर कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द एम्पलीट्यूड वेरिएशन दैट रिप्रेजेंट्स नॉइज एंड दीज कंटेन द डिजायर्ड सिग्नल्स। ओके, तो ये एक लिमिटेशन आपके सामने है। अगली बात, लो एफिशिएंसी इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यूजफुल पावर इज इन द साइड बैंड्स एज दे कंटेन द सिग्नल। साइड बैंड की चर्चा हम लोग देख चुके हैं कि ओरिजिनल के साथ हमको दो बैंड्स और मिल रहे हैं, बिल्कुल। सो दिस साइड बैंड पावर इज क्वाइट लो एंड हेंस द एफिशिएंसी ऑफ AM सिस्टम इज लो। बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट सिग्नल्स, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन साइड बैंड में अवेलेबल हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी एफिशिएंसी कम है, जिसकी वजह से ओवरऑल मॉड्यूलेशन की, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी घट जाती है। ठीक है, स्मॉल ऑपरेटिंग रेंज, अगर आप ऑपरेटिंग रेंज की बात करें, सो द ट्रांसमिशन रेंज ऑफ AM ट्रांसमीटर इज स्मॉल ड्यू टू दी लो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कम है तो रेंज भी छोटी हो ही गई, ऑब्वियस सी बात है। Hence we cannot transmit message over large distances। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात तो नहीं है, बुरी बात है, ये तो लिमिटेशंस हैं। लैक ऑफ ऑडियो क्वालिटी, पुअर ऑडियो क्वालिटी। अब सीधी सी बात है कि अगर यार एनर्जी लॉस हो रही है, एफिशिएंसी कम है ना, और आप लोग ये कह रहे हैं कि नॉइजी रिसेप्शन है, तो डेफिनेटली जो क्वालिटी है वो तो पुअर ही होगी। ओके, चलिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ मेथड्स। अब आपके सामने कुछ चर्चा करके रखी वैरायटी ऑफ मेथड्स की। अ कॉन्सेप्चुअली सिंपल मेथड इज शोन इन द ब्लॉक डायग्राम। ये आपके सामने आ रही है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको कि हमने M से डिनोट किया था, इजंट इट? AM साइन ऑफ ओमेगा MT। और यहां पे से आपने भेज दी आपके कैरियर वेव सिग्नल CT। ओके, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर वेव सिग्नल। यहां हो रहा है मॉड्यूलेशन। अब एक स्क्वायर लॉ डिवाइस लगी हुई है, नाम याद रखना, स्क्वायर लॉ डिवाइस, जिसमें क्या हुआ, जो हुआ वो हमने खुद अभी रिप्रेजेंट किया, साइन के फंक्शन से पूरा डिराइव किया हमने। तो ये आपको मिल गया एक आउटपुट, मॉड्यूलेटेड आउटपुट। और अब इस मॉड्यूलेटेड आउटपुट को हम लोग पास करवाएंगे एक बैंड पास फिल्टर से, ठीक है, जो कि साइड फ्रीक्वेंसीज को नॉर्मलाइज करेगा और फाइनली आपको मिल जाएगा एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ओके, बेसिक है बिल्कुल। यहां से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यहां से कैरियर सिग्नल, स्क्वायर लॉ डिवाइस, आपको मिल गया आउटपुट, जिसको कि आपने बैंड पास फिल्टर से पास करवा दिया। कोई पूछे तो बना के बता देना, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। अब देखो एक और आपके सामने इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक और आपके सामने ब्लॉक डायग्राम दिया है। मैसेज सिग्नल यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और यहां से कैरियर सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। और जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर से निकले तो आपने पहुंचा दिया इसको पावर एम्पलीफायर में, जो कि क्या करेगा, डेफिनेटली पावर की वैल्यू को वेरिएट करेगा एंड फाइनली ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू आप जो है इसको भेज देंगे। चलिए, इसके बाद रिसीवर का क्या खेल होना है? ट्रांसमिटिंग एंटीना तक की तो आपने बात कर ली, अब इसके बाद आते हैं रिसीविंग एंटीना। सो दिस इज द रिसीविंग एंटीना, रिसीविंग सिग्नल। वो क्या करेगा, वो अब इसको करेगा एम्पलीफाई। ओके, अब यहां पे बात आ गई IF स्टेज, डिटेक्टर, एम्पलीफायर और फिर आउटपुट। ओके,
चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। डायरेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, कैसे आप डिटेक्ट करने वाले हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को। पिछले स्लाइड में आपने देखा कि किस तरह से आप जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस तरह से प्रोड्यूस हो रही है, एम वेव आगे निकली, फिर वो पहुंची ट्रांसमीटर में, और ट्रांसमीटर एंटीना के थ्रू ये निकल गई वेव, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आफ्टर दैट देयर इज द डिटेक्शन ऑफ एंटीना, डिटेक्शन ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, हाउ इज इट डिटेक्टेड, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड, बातों को बढ़ाते हैं आगे। ये आपके सामने ग्राफ्स देके रखे हैं, एम इनपुट वेव, रेक्टिफाइड वेव और आउटपुट वेव विदाउट द रेक्टिफाइड आरएफ आउटपुट, आरएफ कंपोनेंट। अब ये कैसे हटाया आपने, जो आरएफ कंपोनेंट की बात चल रही, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ दैट बैंड पास फिल्टर। ओके सर, व्हाट इज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, हमको ये मालूम है कि अगर ये एक पल्सेटिंग इनपुट है तो इसमें से आप एक साइड ऑफ सिग्नल को हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, बाय द यूज ऑफ अ रेक्टिफायर। तो आपको क्या मिलेगा, अगर ये इनपुट है तो रेक्टिफायर की हेल्प से, अगर ये एक इनपुट है तो रेक्टिफायर की हेल्प से आपको मिल जाएगा रेक्टिफाइड आउटपुट, दैट शोन समथिंग लाइक दिस, और उसको फिर आप पास करेंगे बैंड पास फिल्टर से। सो विदाउट आरएफ कंपोनेंट यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर वेव। सो लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड नाउ। इंटरनेट, बेसिक बातें हैं कि कहां यूज होती है, क्या यूज होती है। अब देखो मैं पहले ही बता चुका हूं कि लेक्चर 8 मिनट पहले ही खत्म हो चुका है, कुछ बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट्स एड अप किए हैं जो कि आप देख लें बस एक बार, इसलिए सारी बातें चल रही हैं, वरना मेन बातें स्पेस वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, लाइन ऑफ साइट और मॉड्यूलेशन, खेल खत्म हो चुका था। ठीक है, लेकिन अभी कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, भाग मत जाना अभी। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, ये थ्योरेटिकल बातें देख लें तेज रफ्तार में। So the internet, main uses of internet, email, file transfer, www, world wide web, e-commerce, chatting, और लिख दो इसमें सर्चिंग, गेमिंग, है ना जो लिखना लिख दो। फिर फैक्स मशीन की बातें कर चुके हैं, इसमें भी वही 3 बातें होती हैं, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन, चैनल, रिसीवर। ओके, रिमोट सेंसिंग नहीं जा रहे हैं इसमें हम लोग, रिमोट सेंसिंग में सिर्फ इसके एप्लीकेशंस देख लीजिए आप। एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी मतलब सी सरफेस टेम्परेचर चेंज किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, उन सबकी स्टडी, कोस्टल स्टडीज, वाटर सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, आर्किड, एग्रीकल्चरर एंड फॉरेस्ट्री सर्वेज, अर्बन लैंड सर्वेज। चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब हम लोग बातें बढ़ा रहे हैं आगे, ये बेसिक बेसिक की कुछ बातें आपको डाल के रखी, एक बार पढ़ना इसको आप लोग। ठीक है, तो चलिए सवाल पे आते हैं। पहला सवाल आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज विल बी सुटेबल फॉर बियॉन्ड द हॉरिजन कम्युनिकेशन यूजिंग स्काई वेव। अब स्काई वेव की बात चल रही है भाई साहब, स्काई वेव की बात चल रही है। 10 किलो हर्ट्ज, 10 मेगा हर्ट्ज, 1 गीगा हर्ट्ज, 1000 गीगा हर्ट्ज। अब देखो सूटेबल रेंज की हमने बात की थी उसमें, तो वो किस में थी, वो जो रेंज थी वो मेगा हर्ट्ज में थी, इजंट इट। तो आप क्या आंसर देंगे, डेफिनेटली इट शुड बी 10 मेगा हर्ट्ज, क्योंकि उससे कम हुई तो भी काम नहीं चलेगा, और उससे ज्यादा हुई तो वो निकल जाएगी एज इट इज। ठीक है, so the answer for this is going to be suitable frequency range 10 megahertz. Okay, next question in front of you, frequencies in the UHF range normally propagates by the means of, बताइए जरा। let's have a sip of water, आप लोग भी पी लीजिए अगर पीना हो तो, और इसका आंसर बताइए जल्दी, कर चुके हैं इसकी चर्चा। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड बस, है ना। हेलो हेलो हेलो।
अरे 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 अरे, आवाज़ चली गई थी, साउंड क्यों गायब था इतनी देर से? ओ हो, साउंड चला गया था क्या? तो एक बार शॉर्ट में फिर से बता रहा हूँ क्या सवाल हुए, एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ फिर से क्या सवाल हुए, रियली सॉरी। देखो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ यूएचएफ रेंज की बात करें तो वो स्काई वेव होती है, ओके। फिर उसके बाद मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज एंड पीक वोल्टेज 10 वोल्ट्स इज यूज टू मॉड्यूलेट अ कैरियर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देके रखी कैरियर वेव की, पीक वोल्टेजेस आपको देके रखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखा मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स जो होता है ना वो क्या होता है, AM बाई AC होता है, तो इसको आपने लिख दिया 10 जो कि देके रखा हुआ है AM, और यहाँ पे कैरियर वेव के लिए 20, तो ये बन गया 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे साइड बैंड की फ्रीक्वेंसीज पूछी थी, तो ये कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी आपके सामने है, और ये आपको देके रखा हुआ था मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, तो इसमें ऐड कर दीजिए क्या होती है साइड बैंड्स की फ्रीक्वेंसी, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो आपने इसमें 10 ऐड कर दिया और आपने इसमें से 10 माइनस कर दिया, ओके। आपने इसमें 10 ऐड कर दिया और आपने इसमें से 10 माइनस कर दिया, ठीक है। तो बस ये आपका आ गया आंसर। पहले म्यू निकाल दिया आपने, म्यू निकाल दिया मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और उसके बाद आपने निकाल दी साइड बैंड्स की फ्रीक्वेंसीज, चलो ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या समझा, एक सवाल था कैरियर वेव ऑफ पीक फ्रीक्वेंसी 12 देके रखी थी, कैरियर वेव की पीक फ्रीक्वेंसी 12 देके रखी थी, बड़ी अच्छी बात थी, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स देके रखा था 75%, यानी म्यू की वैल्यू देके रखी थी 0.75 जो कि होता है 3/4, तो इसको लिख दिया AM बाई AC, और इसकी वैल्यू 0.75 है, तो यहां से आपने AM की वैल्यू निकाल दी। अब इसके बाद अगला सवाल आपके सामने था ये, जिसमें कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फाउंड टू बी दिस मच, तो Amax की वैल्यू आपको देके रखी हुई थी, Amax की वैल्यू देके रखी थी, Amin की वैल्यू देके रखी थी, डिवाइड कर दिया, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया आपने, ठीक है। Amax का फॉर्मूला याद है ना, हमको डिराइव किया था हम लोगों ने, AC ब्रैकेट 1 प्लस म्यू Amin, AC ब्रैकेट 1 माइनस म्यू, डिवाइड कर दिया, AC कैंसल आउट हो गया, म्यू की वैल्यू निकाल दी। चलो ठीक है, बातें बढ़ाई जाए आगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रांसमिटिंग एंटीना ऑफ द एट द टॉप ऑफ अ टावर हैज हाइट दिस मच, मतलब हाइट ऑफ ट्रांसमीटर देके रखी है 32 मीटर, एंड दी हाइट ऑफ रिसीवर देके रखी है 50 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर सेटिस्फैक्टरी कम्युनिकेशन लाइन ऑफ साइट मोड गिवन रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस मच। तो क्या सीख लिया था हमने, लाइन ऑफ साइट की मैक्सिमम डिस्टेंस रूट ओवर 2 dt रूट ओवर 2, एक सेकेंड, रूट ओवर 2 HT इंटू आर, HT इंटू आर प्लस रूट ओवर 2 HR यानी हाइट ऑफ रिसीवर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग सॉल्व करें और इसका आंसर मुझको बताएं चैट में, ठीक है। सॉल्व, दिस इज टास्क नंबर 1, टास्क 1, ओके। टास्क 1 का क्वेश्चन मैं इंतजार करूंगा, सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर बताना है चैट में। तो ये आज का लेक्चर था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें से डेफिनेटली हर एक आध साल में सवाल आ ही जाता है, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो पक्का है कि क्वेश्चन आएगा ही। तो अगर आपने इस सेशन को ध्यान से देखा है तो अब मैं चाहूंगा कि आप इसके नोट्स को एक बार रिकैप करें, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स मीट सून। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।